शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है, साइंस से ये रिलेट करती है। ठीक है, एक डिवाइस है जिसकी खोज की गई है। इस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा दृष्टिबाधित लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो जब ये डिवाइस का वो यूज़ करेंगे, जैसे नॉर्मली वो एक छड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उस छड़ की जगह में वो इस डिवाइस का यूज़ करेंगे और उनके सामने जो भी चीज़ आएगी, तो इनमें जो सेंसर लगा है वो सेंसर उस व्यक्ति को बता देगा कि सामने क्या चीज़ है, आपको किधर चलना है और कितनी दूरी तक चलना है। उस डिवाइस का नाम रखा गया सुगम्य कैन डिवाइस। ठीक है, सुगम्य कैन डिवाइस। ये असिस्टिव एड्स प्रोवाइड करेगी विजुअली इम्पायर्ड व्यक्ति को। विजुअली इम्पायर्ड मतलब ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं सकते, उनको एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल करने के लिए, मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए इस डिवाइस की खोज की गई है। सुगम्य कैन डिवाइस इज़ एन असिस्टिव एड्स। ठीक है, असिस्टिव एड्स प्रोवाइड करती है कंसिस्टिंग ऑफ ए सुगम्य कैन सेंसर। इसमें क्या क्या शामिल है? सुगम्य कैन सेंसर, इसमें एक सेंसर लगा है, एंड ए नॉर्मल फोल्डेबल वाइट कैन, और इसमें एक सेंसर है और एक लगा है इसमें क्या चीज़? छड़, जिसको वाइट कैन यहाँ पर नाम दिया गया। असिस्ट टू ए विजुअली इम्पायर्ड पर्सन इंटेलिजेंटली इन मोबिलिटी एंड डायरेक्शन फाइंडिंग। उनके आवागमन के लिए, उनको दिशा का पता लगाने के लिए सेंसर है और एक छड़ है। सुगम्य कैन असिस्ट इन वॉकिंग एंड डिटेक्ट ऑब्स्टेकल। आपके चलते समय आपको ये असिस्ट करती है, सहायता करती है। इसके अलावा जो भी बाधा आती है, ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, या फिर कोई भी वस्तु है, कोई अचानक से कोई पहिया व्हीकल आ गया, उसको डिटेक्ट करती है। दैट कम विथ इन डिटेक्शन जोन ऑफ द सेंसर। सेंसर का जितना डिटेक्शन जोन है उस एरिया में आपको बता देगा कि सामने क्या चीज़ आई है। तो और जो सेंसर है इसको हम लगाते हैं फोल्डेबल वाइट कैन, मतलब जो छड़ी रहती है वो मोड़ने योग्य रहती है, मोड़ के आप उसको रख सकते हैं। तो जो फोल्डेबल वाइट कैन है उसमें इस सेंसर को माउंट किया जाता है। ठीक है, इसको आप इजीली फोल्डेड कर सकते हैं, एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द यूज़र विथ हेल्प ऑफ हैंगिंग इलास्टिक provided at the right side of the hand grip for strapping the folded can। इसके अलावा इसमें हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर देखने को मिलते हैं। सुगम्य कैन में कई सारी वस्तुओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो व्यक्ति के रास्ते में निश्चित दिशा और दूरी की एक सीमा में आते हैं। ठीक है, इनकी भी एक निश्चित दिशा है और उनकी भी पार्टिकुलर एक दूरी है। एक वाइब्रेटर डिवाइस द्वारा निर्मित वाइब्रेटरी पैटर्न। ठीक है, वाइब्रेटर डिवाइस रहेगा, इसमें एक वाइब्रेटरी पैटर्न उत्पन्न होता है और ये हमें संदेश देता है, जिसे सेंसर के बाईं ओर चार्जिंग स्लॉट के नीचे दिए गए पावर ऑन ऑफ स्लाइडिंग स्विच का उपयोग करके संचालित किया जा सकता है। इसको संचालित कैसे करेंगे आप? इसके लिए एक बटन दिया गया है। तो डिवाइस को चालू करने के लिए स्विच को एम्बोस्ड पावर सिंबल की दिशा में स्लाइड करना है, मतलब बटन को आपने चालू कर दिया। डिवाइस को ऑन करते समय वाइब्रेशन सिग्नलिंग के साथ शॉर्ट ब्रीफ्स निकलते हैं, जिनसे पावर ऑन होने का संकेत मिलता है। मतलब व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि हमने बटन दबाए हैं तो चालू हुई है या नहीं हुई है? तो इसके लिए उसमें बीप की आवाज़ आती है। तो रास्ते में चीज़ों का पता लगाने के लिए या रास्ते का पता लगाने के लिए दो विधियाँ यहाँ पर बताई गई। ठीक है, घर से यदि आप बाहर निकल रहे हो तो लंबी रेंज आपके लिए अच्छी रहेगी, और घर के भीतर यदि आप हो और इस डिवाइस का यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए छोटी रेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंसर की दाईं ओर यहाँ पर रेंज चयन के लिए एक बटन दिया है। सेंसर की दो डिटेक्शन रेंज होती है, एक शॉर्ट रेंज और एक होती है लॉन्ग रेंज। ठीक है, पहली स्थिति 1.5 मीटर की और दूसरी है 3 मीटर की। तो जो 1.5 मीटर है उसको घर के भीतर आप इस्तेमाल कर सकते हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट रेंज माउंट की सिफारिश की जाती है। लंबी दूरी के लिए यदि कोई खाली एरिया है, ठीक है, लंबी दूरी में आपको इस यूज़ करना, घर से बाहर निकलना, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में एक और सिस्टम दिया गया है कि व्यक्ति की हाइट के अनुसार, जैसे कुछ कम हाइट के हैं, कुछ ज़्यादा हाइट के हैं, तो उस हिसाब से सेंसर बनाया गया है। तो इसमें एक एडजस्टेबल मैकेनिज्म दिया जाता है, और सेंसर के अंतिम बिंदु पर सेंसर को धीरे से दबाना है, और इस हिसाब से आप सेंसर को समायोजित एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी हाइट कितनी है उस हिसाब से उसको आपको दबाना है। जैसे कि बहुत लंबे व्यक्तियों के लिए 25 डिग्री, ठीक है, टॉप पोजीशन, और जो दूसरी एवरेज हाइट वाले लोगों के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड का पोजीशन दिया जाता है, बॉटम पोजीशन। ठीक है, टॉप मतलब लंबे व्यक्तियों के लिए, और बॉटम पोजीशन की बटन यदि आप की तरफ कर दिए हो मतलब एवरेज हाइट वाले व्यक्तियों के लिए सेंसर की पोजीशन है। ठीक
ठीक है। दूसरी बात, इसको चार्जिंग करने के लिए रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ किया गया है। लिथियम आयन की बैटरी है जो इस डिवाइस का उपयोग करते समय उपयोगकर्ता के लिए पर्याप्त बैकअप प्रदान करती है। जब बैटरी को आपको पूरा चार्ज करना है तो लगभग 5 घंटे का समय लगता है और एक बार पूरी तरह से चार्ज हो जाने के बाद उपयोगकर्ता द्वारा इसे 3 से 4 दिन तक यूज़ किया जा सकता है। यदि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई, मतलब 90% से ऊपर हो गई है, तो इस टाइम में पता कैसे चलेगा? तो लंबी बीप की आवाज़ आएगी। और कम बैटरी चार्ज है, मतलब बैटरी 30% से यदि नीचे हो जाती है तो भी बीप का संकेत मिलता है। चार्जर की यदि हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है एलिम्को ALIMCO द्वारा प्रदान किए गए चार्जर का ही आप यूज़ करना है, ऐसा सिफारिश किया गया है। फिर भी बैटरी चार्ज करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन चार्जर का भी उपयोग आप कर सकते हैं। हैंड ग्रिप के रूप में प्रदान किया गया आरामदायक और काफ़ी लंबा हैंडल है। इस हत्थे पर एक हैंड ग्रिप उपयोगकर्ता को सेंसर की सेंसिंग रेंज में आ रही बाधा का पता लगाने के लिए, ठीक है, जो वाइब्रेशन होता है उसको महसूस करने में मदद करती है। कोई चीज़ आती है तो वाइब्रेशन होने लगता है, इस बात का पता हमें हैंडल से लगता है। उपयोगकर्ता के लिए डिवाइस की हैंड ग्रिप को इस तरह से पकड़ना जरूरी है कि सेंसर पास की बाधाओं की दिशा में आगे की ओर निर्देशित हो। ठीक है, मतलब सेंसर वस्तुओं के सामने होना चाहिए तभी तो पता लगाएगा, इसलिए इस हिसाब से आपको पकड़ना। सुगम कैन की बात हम जो कर रहे थे, मतलब उस छड़ी की, तो ये सेंसर और सफ़ेद बेंत का संयोजन, उसको हम क्या कहते हैं? सुगम कैन। इसमें सेंसर और प्लस में है सफ़ेद बेंत, दोनों को जोड़ दिए तो बन जाती है सुगम कैन। सफ़ेद बेंत टाइप के 4 टुकड़ों का सेट होता है, 4 इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसको मिला कर के बन जाती है आपकी सफ़ेद बेंत। ठीक है, वाइट कैन। और इसमें यदि सेंसर आपने लगा दिए हैंडल में इसके, तो ये पूरा कंप्लीट बन जाता है सुगम कैन डिवाइस। पाइप के सभी 4 टुकड़े आपस में जोड़ दिए जाते हैं ताकि हम इनको आसानी से मोड़ सकें। ठीक है, और डिवाइस के टॉप पोजीशन में हैंगिंग इलास्टिक का यूज़ मुड़े हुए बेंत को बांधने के लिए किया जाता है। तो मतलब इसमें एक इलास्टिक जैसी चीज़ भी लगी, प्लास्टिक, जो कि 4 इकट्ठे हमने मोड़ दिए हैं तो उनको मोड़ने के बाद बांध सकें। सुगम डिवाइस का आकार बताया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1105 × 42 × 56 mm। ठीक है, 1105 mm, 42 mm और 56 mm। इसका पूरा वजन 348 ग्राम है, बहुत हल्का और आरामदायक है। और जब कभी ज़रूरत हो तो जो छड़ी है उस सुगम बेंत को जब भी आवश्यक हो सफ़ेद बेंत से अलग कर सकते हैं और एक साधारण पेंच वाले तंत्र का उपयोग करके फिर से जोड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इस डिवाइस को ही यूज़ करें, इसको आप नॉर्मल छड़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं हटा करके। इसके बाद वाली PIB की न्यूज़ है अग्निपथ भर्ती स्कीम। अग्निपथ आर्मी भर्ती योजना से संबंधित है। इसका अलग से मैं वीडियो भी बना चुका हूँ और यूट्यूब में डाल भी दिया हूँ, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की ये न्यूज़ है। ठीक है, इसको चालू किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देखिए, इसमें सरकार ने शॉर्ट टर्म के लिए भर्ती की स्कीम निकाली। इसका मतलब ये है सरकार आपको भर्ती ज़रूर लेगी, सारी सुविधाएं भी देगी, लेकिन आपको परमानेंट नहीं करेगी। सरकार आपको 4 साल के लिए भर्ती करेगी। ठीक है, 4 साल का पीरियड है। इसमें आपको 30 से लेकर के 40 हज़ार रुपये दिया जाएगा। और ये जो भर्ती है ऑफिसर ग्रेड वालों के लिए नहीं है। ठीक, एक प्रकार से आप संविदा सिस्टम समझ सकते हैं कि आर्मी में भी संविदा सिस्टम चालू हो गया। 30 से 40 हज़ार रुपये आपको मिलेगा, 4 साल के लिए आपकी भर्ती होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको परमानेंट किया जाए, केवल 25% जो लड़के हैं, कैंडिडेट हैं, उनको ही परमानेंट किया जा सकता है, मतलब 15 साल की सेवा के लिए आर्मी में लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटते भी जाएगा। वो पैसा आपको इकट्ठा जब आप 4 साल पूरा कंप्लीट कर लोगे उस दौरान आपको एक मुश्त दिया जाएगा और वो जो पैसा मिलेगा आपका टैक्स से फ्री रहेगा। इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो जो व्यक्ति इसमें भर्ती होगा उसको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। तीनों सेनाओं में ये भर्ती होने वाली है। 4 साल की अवधि कंप्लीट होने पर आपको जो एकमुश्त राशि है सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत मिलने वाली है। इस साल में 46,000 कैंडिडेट की भर्ती होने वाली है और भर्ती रैलियाँ 90 दिन में शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, जो टेक्निकल ग्रेड वाले व्यक्ति हैं जैसे कि ITI किए हुए लोग, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि उनको भी अब आर्मी में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन भर्ती का जो प्रावधान है, भर्ती के प्रावधान भी ठीक उसी प्रकार से रहने वाला है। सरकार एक चीज़ और करना चाहती है, सरकार की इससे काफ़ी कुछ बचत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यदि सरकार 4 साल के लिए आपको भर्ती कर रही है तो सरकार को उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जितना कि यदि आप परमानेंट हो जाते तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता, लेकिन आप खाली 4 साल के लिए ही आ रहे हैं, इसलिए आप सरकार की इसमें बचत हो जाएगी। दूसरी बात, टैक्स भी सरकार का
बचने वाला है। ठीक है, एक तो सरकार अपनी आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को शामिल करना चाहती है। अभी जो एवरेज आयु है सैनिकों की वो 36 वर्ष है, इसको घटा करके वो 24 से 26 का। यहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको आप देख सकते, देखिए सरकार ने जो सैलरी देने का प्रावधान किया गया है उसमें मंथली जो पैकेज है वो फर्स्ट ईयर में 30,000, 33,000, 36,500 और 40,000। चौथे साल में जब आप वहाँ से आपकी सेवा समाप्त होगी तो 40,000 आपको प्रावधान। लेकिन यहाँ पर दिक्कत बात ये है कि इसमें से भी सरकार कुछ हिस्सा काट रही है। जैसे कि 9,000 आपका मिलेगा, 9,000 गवर्नमेंट मिलाएगी, दोनों का 9 18,000 महीने का आपका जमा हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 30,000 का 70% इतना हो रहा है और इसमें से भी 9,000 रुपया आपका हर साल कहाँ पर जमा हो रहा है, सेवा निधि के रूप में। इसी रूप से दूसरे साल में इतना जमा होगा, तीसरे साल में इतना जमा होगा, चौथे साल में इतना जमा होगा। कुल मिलाकर के जो अंशदान है आपको 5.2 लाख रुपए का प्रावधान हो रहा है। जैसे ही आपकी सेवा 4 साल के बाद ख़त्म होगी 11.71 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको मिलने वाला। 5 दूनी 10 मतलब 10 लाख और लगभग 1 लाख आपका ब्याज हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपकी डेथ हो जाती है इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जीवन बीमा का कवर आपको 48 लाख रुपए का दिया जाएगा। कुछ नियम और शर्तें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो अग्निवीर रहेंगे, जो कैंडिडेट रहेंगे, 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के अंतर्गत बलों में नामांकित इनको किया जाएगा, फोर्स में। ठीक है, इनकी एक अलग से रैंक रहेगी। अभी जितनी भी रैंक चल रही हैं आर्मी में उस रैंक से इनकी रैंक अलग रहेगी। तो 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में परमानेंट नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। मतलब कि 4 साल हो गए हैं तो आप परमानेंट जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर फिर सरकार विचार करेगी, उनका प्रदर्शन कैसा रहा था, ठीक है, मानदंडों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और प्रत्येक बैच के 25% कैंडिडेट को परमानेंट किया जा सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। आयु की यदि हम बात करें तो आयु 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी सरकार ने एज घटा दी, 18 से 17.5 कर दी है। इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से होने वाला है। ठीक है, जैसे कि कई बड़े बड़े शहरों में आर्मी की भर्ती रैली निकलती रहती है। और इसके अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान जैसे कि ITI, राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना में कैंपस लगाया जाएगा, वहाँ पर इंटरव्यू होगा। ITI वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो एपीडा से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्टकट में एपीडा इसको कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसीस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के माध्यम से। ठीक है, ये फंक्शन करती है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। द अथॉरिटी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एपीडा के फंक्शन बताए जाते हैं। एपीडा इज़ मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, एपीडा का काम है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं उसका विकास करना। मतलब कि एक्सपोर्ट का प्रमोशन और डेवलपमेंट। प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मीट एंड मीट प्रोडक्ट, इसमें पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट आ जाते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट आ जाते हैं। कॉन्फेक्शनरी, ठीक है, कॉन्फेक्शनरी ये भी एक प्रकार से फूड ही होता है। स्वीट जिसको बोला जाता है ना, स्वीट के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो स्वीट है, बिस्कुट है, बेकरी प्रोडक्ट है, हनी, जगरी, शुगर प्रोडक्ट, कोका एंड इट्स प्रोडक्ट। इसके अलावा चॉकलेट ऑफ ऑल काइंड्स, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं ना, सीरियल्स एंड सीरियल के प्रोडक्ट। इसके अलावा ग्राउंडनट हो गया, पीनट हो गया, वॉलनट, पिकल, पापड़, ठीक है, चटनीज़। इसके अलावा गॉर्गम, फ्लोरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट। इसके अलावा हर्बल एंड मेडिकल प्लांट भी इसमें शामिल है। एपीडा हैज़ बीन इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर इम्पोर्ट ऑफ शुगर। एक काम और है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इसको शुगर का जो इम्पोर्ट है उसकी मॉनिटरिंग करने की। इट लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू द शेड्यूल प्रोडक्ट फॉर द एक्सपोर्ट बाई वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज फॉर अंडरटेकिंग सर्वे एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़ पार्टिसिपेटिंग थ्रू सब्सिडी स्कीम। ठीक है, सब्सिडी स्कीम में पार्टिसिपेट करना, इसके अलावा सर्वे कराना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, ये सारे काम इसके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनस एज ए एक्सपोर्टर ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि मैं हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हूँ इन शेड्यूल्ड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए। एंड फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड, रजिस्ट्रेशन भी करवाना है मुझे, इसके अलावा स्टैंडर्ड फिक्स करने का काम। एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द शेड्यूल प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ये सारे काम किसके अंडर में होंगे? एपीडा के अंदर में। इसके अलावा इंस्पेक्शन को कैरी आउट किया जाता है मीट एंड मीट प्रोडक्ट के लिए। स्लाटर हाउस जो रहते हैं, बूचड़ खाना, जहाँ पर ये सब बेचे जाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, मुर्गी। इसके अलावा प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गया, स्टोरेज प्रीमाइसेस, इंप्रूविंग पैकेजिंग ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्ट, पैकेजिंग में इंप्रूवमेंट लाना, स्टोरेज की व्यवस्था की देखभाल करना, ये सब एपीडा के अंडर में चले जाते हैं। एपीडा की संरचना की हम बात करते हैं तो देखिए, एपीडा अथॉरिटी में कुछ मेंबर काम करते हैं, जैसे कि चेयरमैन को अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें शामिल रहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें एक्स ऑफिशियल भी शामिल रहता है। 3 मेंबर रहते हैं पार्लियामेंट के, ऑफ हुम 2 आर इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपुल एंड 1 बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट। कुछ तो लोकसभा के द्वारा और कुछ तो विधानसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है, ये भी जो है एपीडा में शामिल होते हैं। इसमें 8 मेंबर जो रहते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिवली द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्रीकल्चर, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, फूड, सिविल सप्लाईज, इसके अलावा सिविल एविएशन, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। और 5 मेंबर्स जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, बाय रोटेशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 7 मेंबर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इसके अलावा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और केजू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। 12 मेंबर अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के, मीट, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के, अदर शेड्यूल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के भी रहेंगे और पैकेजिंग इंडस्ट्री के व्यक्ति भी इसमें शामिल रहते हैं। 2 सदस्यों को अपॉइंटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगेस्ट स्पेशलिस्ट एंड साइंटिस्ट, ठीक, स्पेशल नॉलेज रखने वाले वैज्ञानिक लोग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिकता हासिल करी है, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, इसके अलावा मार्केटिंग ऑफ शेड्यूल प्रोडक्ट, जितने भी शेड्यूल प्रोडक्ट की लिस्ट हमने देखे हैं उसके मामले में। अब जैसे कि ये जो न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ से हमें इसके काम के बारे में पता लग जाता है। एपीडा ने एक बैठक करी है, मीटिंग करी है, ताकि कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, लद्दाख के खुबानी और अन्य कृषि उत्पादों के लिए ये बैठक की जा रही थी। लद्दाख के किसान, उद्यमी, इसके अलावा अमेरिका, बांग्लादेश, ओमान और यूएई के वैश्विक खरीदारों ने दिन भर की बैठक में भाग लिया था। नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक खुशखबरी ये आई है कि आने वाले 1.5 साल में लगभग 10 लाख नौकरी का अनाउंसमेंट मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो रेलवे, आर्मी और जीएसटी के डिपार्टमेंट में होने वाला है। ठीक है, यदि हम मार्च 2020 का डेटा देख लें, 8.8 लाख जॉब वर वैकेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में 8.5 लाख, लगभग 9 लाख जगह खाली थी, 9 लाख वैकेंसी खाली हैं। 2019 में द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट वर अराउंड 9.2 लाख। ठीक है, मतलब कि जितनी भी पोस्ट सेंक्शन करी गई थी उसका 23%। 2018 देयर वर 6.8 लाख सच वैकेंसीज, मतलब कि 17% ऑफ द सेंक्शन पोस्ट। अलग अलग जगह में कितनी क्या जॉब खाली, उसको यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ग्रुप ए, बी, बी, सी, ठीक है, ए ग्रुप में कितनी जॉब खाली है, नंबर ऑफ स्टाफ इन सर्विस, इतने का स्टाफ है, 1.14 लाख का। कितनी खाली है, 0.21 लाख खाली है।
वैकेंसी एज ए शेयर ऑफ सैंक्शन पोस्ट, ठीक है, इतने परसेंट की जॉब पोस्ट खाली है। वहीं यदि बी ग्रुप में देख लें तो बी को भी जी और एन जी में बांट दिया गया, इसको हम आगे देखेंगे कि क्या है ये। तो नंबर ऑफ स्टाफ इन सर्विस 0.8 लाख इतने लोगों का स्टाफ है, ठीक है। इसमें जगह खाली है 0.17 की। टोटल हिस्सेदारी देखा जाए तो 16%, ठीक है। सी ग्रुप में देखें तो 21%, और टोटल हम सबको मिला देंगे ए बी सी तीनों ग्रुप को तो बन जाता है 21% वैकेंसी खाली है। कल हमने सीपीआई के बारे में देखा था। सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि ग्राहक के लेवल पर महंगाई को बताता है। आज हम देखने वाले हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, WPI शॉर्टकट में जिसको कहते हैं। यहाँ पर हमको थोक रेट में वस्तुओं के दाम में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है इस चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक है। ठीक, ये मेज़र करता है, ठीक है, चेंजेस क्या हो रहे हैं गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड बाई बल्क बाई होलसेलर बिजनेसेस, ठीक है। मतलब कि होलसेल रेट में वस्तुओं के दाम में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं उसको मेज़र करने का काम WPI करता है। इसको प्रकाशित किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन द इंडिया, ठीक है। काफ़ी बड़े पैमाने पर ये इन्फ्लेशन को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इस इंडेक्स का क्रिटिसिज्म ये किया जाता है दैट द जनरल पब्लिक डज नॉट बाई प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस, क्योंकि हम लोग कभी भी होलसेल कीमत में वस्तुओं को नहीं खरीदते, इसलिए ये इंडेक्स हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। और ये जो बेस ईयर है WPI के लिए वो पहले 2004-05 था, फिर 2017 में इसको बेस ईयर माना जाता है 2011-12। उस टाइम में वस्तुओं के क्या होलसेल में प्राइस थे, जैसे कि उस समय में आलू का जो होलसेल प्राइस था 10 रुपये, उसको आज के होलसेल प्राइस के साथ में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। मई के महीने से अप्रैल और मई का यहाँ पर तुलना किया गया है कि अप्रैल के महीने में होलसेल प्राइस का जो इन्फ्लेशन था वो 15.1% था, वो बढ़कर के मई के महीने में 15.9% हो गया है। दिस इज़ द 14th मंथ इन ए रो दैट WPI इन्फ्लेशन हैज़ स्टेड अबव 10%। ये लगातार 14वां महीना है जहाँ पर हमको इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है होलसेल प्राइस में। 10% से सीधे पहुँच गया 15.9%। इन्फ्लेशन इन मई 2021 वाज 13.1%। मई के महीने में 2021 में पिछले साल देखेंगे तो 13.1% थी। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड फर्दर 40%। सबसे ज़्यादा फ्यूल और पावर, बिजली और क्या चीज़, ईंधन, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। 38% से लिए 40% हो गया है। इन अप्रैल एंड मार्च में देखा जाए तो 31% था ये। देखिए अब जिस प्रकार से बुलडोज़र चल रहा है, दंगाइयों के द्वारा जो लोग प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, इसके अलावा और भी कुछ हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लीजिए। दे सेड दैट इंस्टीड ऑफ गिविंग प्रोटेस्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, आपको उन्हें एक अवसर देना चाहिए था कि आप एक बार उनकी आवाज़ को सुने, इसके बजाय आप सीधे सीधे कार्रवाई कर दे रहे हो, सीधे सीधे उनके घर को डिमोलिश कर दे रहे हो। द पिटीशन एडेड दैट द चीफ मिनिस्टर हैड डायरेक्टेड दैट द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एंड यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1986 बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्टर, ठीक है। यूपी की जो गवर्नमेंट है वो 2 एक्ट को यहाँ पर लागू कर रही है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक है 1980 का और दूसरा है 1986 का। सरकार की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? वीडियोस ऑफ यंग मैन इन पुलिस कस्टडी बीइंग बीटन विथ लाठीज़, ठीक है। एक यंग मैन है जिसको पुलिस कस्टडी में रख करके पीटा जा रहा है लाठी से। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर लोग हैं उनके जो घर हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है विदाउट नोटिस और एनी काज ऑफ एक्शन। इसके अलावा प्रोटेस्टर फ्रॉम द माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी बीइंग चेस्ड एंड बीटन बाय द पुलिस के द्वारा उनको पीटा जा रहा है। आर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया सैकिंग द कॉन्साइनेंस ऑफ द नेशन, तो पूरे देश को एक प्रकार से हिला दे रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। इस प्रकार से जो रूल ऑफ लॉ है उसका विनाश किया जा रहा है, ठीक है।
इट सेड इट इज़ ए वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है, सिटीजन के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, एंड मेक्स ए मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल की गारंटी दी है उनका भी उल्लंघन हो रहा है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से रिलेटेड, ठीक है, शॉर्टकट में कहें तो PLFS, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स डाटा इट मोर फ्रिक्वेंट टाइम इंटरवल, हमारे देश में जो लेबर फोर्स है वो कितना है, टाइम टू टाइम पीरियड में हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है। द NSO ने लॉन्च किया था पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS अप्रैल 2017 में, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्या क्या है इसके, अनुमान लगाना, ठीक है, द की एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के जो इंडिकेटर हैं उनका अनुमान लगाना, जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन का रेशो क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसा, बेरोजगारी की दर कैसी है, इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 मंथ फॉर द अर्बन एरियाज ओनली इन CWS, ठीक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है CWS का मतलब होता है करेंट वीकली स्टेटस, ठीक है, करेंट वीकली स्टेटस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो शॉर्ट टाइम के इंटरवल पे हमें जानकारी मिलती रहती है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या क्या कैसा क्या चल रहा है, जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितना है, इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इस सर्वे से पता चलती हैं। टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड CWS इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली, सालाना तौर पर भी ये जानकारी हमको देता है। न्यूज़ की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भारत में, मतलब कि जो बेरोजगारी है भारत में वो घटी है, ऐसा कहता है लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे। डाटा ये बताता है कि ये जो बेरोज़गारी है उसमें गिरावट आई है 2020-21 में 4.2%, कंपेयर करेंगे इसके पहले थी 4.8%। सरकार की तरफ से जो डाटा रिलीज़ किया गया है वो 2020-21 वर्ष के लिए किया गया है। इसमें बताया जा रहा है बेरोजगारी की दर चल रही है 4.2%। 2019-20 में कितना था, 4.8% थी, 0.6% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और ये बात पता चलती है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा, ठीक है। इसको रिलीज़ कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है इस सर्वे को। और आगे इसमें बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि केवल 4.2% ऑफ एडल्ट्स who looked for jobs could not get any work in rural and urban areas of the country in 2020-21, ठीक है। इस एकदम यहाँ से क्लियर बात ये कर दी गई है, मतलब कि 100 लोगों में से जब लोगों को लगा हमें काम की ज़रूरत है, तो इसमें से मात्र 4.2 लोग ऐसे थे जिनको रोज़गार नहीं मिल पाया। बाकी जो लगभग कितने लोग, 96% लोग, 100 में से 96 लोगों को रोज़गार मिल गया, एवरेज आप समझ लीजिए। रूरल एरियाज़ की यदि हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की, रिकॉर्डेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 3.3%, शहर में बेरोजगारी की दर 6.7% है, गांव की तरफ 3.3% है। रोटेशनल पैनल सैम्पलिंग डिज़ाइन इन अर्बन एरियाज टू एसेस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड विजिट सिलेक्ट हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज 4 टाइम्स। LFPR की यदि हम बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मतलब कि दैट इज़ वर्किंग और सीकिंग वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क, कोई व्यक्ति जो कि वर्किंग कंडीशन में है या फिर काम की खोज में है या फिर अवेलेबल है काम के लिए, वो रहा कितना, 41.6% 2020-21 में, ठीक है। पिछले साल देखा जाए तो वो 40% था। वहीं यदि वर्कफोर्स पॉपुलेशन, यदि WPR की हम बात कर लें, ठीक है, WPR का एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशो की यहाँ पर बात करी जा रही है, वो कितना है, 39% और 38% था पिछले साल, इस साल बढ़कर के 39% हो गया वर्कर पॉपुलेशन रेशो।
WPR का मतलब क्या है? WPR का मतलब है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन, ठीक है। मान के चलिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसको हम कहेंगे WPR। 100 में से मात्र 8% यदि हैं तो WPR 8 हो जाएगा। Migrants are defined in the survey as a household member whose last as usual place of residence at any time in the past was different from the present place of enumeration, ठीक है। माइग्रेंट किसको बोलेंगे? माइग्रेंट वर्कर इस जनगणना में ऐसे लोगों को कहा गया है जो अभी जहाँ काम कर रहे हैं पिछली जगह कहीं और काम कर रहे थे और उनका जो घर है कहीं और पर है। तो माइग्रेशन रेट यदि देखें तो वो 28.9% है और वुमेन है 48%। The migration rate among women was 48% and 47% in the rural and urban areas respectively। मतलब कि महिलाओं में 48% ग्रामीण वाली और 47% शहरी वाली महिलाएं शामिल हैं माइग्रेशन के रूप में यदि देखा जाए तो। रेलवे के द्वारा रेलवे लाइन में रेल से टकरा करके कट करके हाथियों की जो डेथ होती है तो उसको लेकर के रेल मंत्रालय कुछ कदम उठा सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रपोजल वगैरह अभी चल रहे हैं, इसके लिए कुछ अध्ययन किए गए। अध्ययन में ये बात पता चली, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर जिस राज्य में हाथियों की संख्या ज़्यादा उस राज्य में हाथियों की डेथ ज़्यादा हुई है। असम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड ये क्या है, पहाड़ी स्टेट है, यहाँ पर ज़्यादातर हमको कैजुअलिटी देखने को मिली है, ठीक है। और जो स्लोप्स रहता है, ढलान रहता है, वर ए ट्रिकी ट्रेन फॉर एलिफेंट्स एंड वैन द एनिमल अटेम्प्ट टू क्रॉस द रेलवे लाइन। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ को चढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना सही समझते हैं। दे लिंगर लॉन्गर नियर और ऑन ट्रैक रिजल्टिंग इन कॉलिजन। या तो वो उसके किनारे आ जाएंगे या तो उसको क्रॉस करेंगे, इसी से फिर हो जाती है उनकी टक्कर। एक बात और कही जाती है, रेलवे के लिए जो मौजूदा लाइन बिछी गई है उसके लिए अंडरपास बना देना या फिर ठीक है 20 किलोमीटर का ट्रैक बनाना, ये रेलवे के लिए काफ़ी कठिन काम हो जाता। हाथी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं आसानी से, इसीलिए वे लाइनों में फंस जाते हैं, इससे उनका होता है एक्सीडेंट, ठीक है। इस तरह की टक्करों पर संसद में कई सारे क्वेश्चन उठाए गए। सरकार ने कहा, उन्होंने कुछ उपाय करे हैं, जैसे कि जगह जगह पर हमको जहाँ पर ऐसा लग रहा है वहाँ पर हम बाड़ लगा देते हैं, बाउंड्री लगा, फेंसिंग लगा देते हैं। इसके अलावा लोको पायलट को चिन्हित हाथी गलियारों के बारे में चेतावनी देने के लिए साइन बोर्ड लगा रहता है कि इधर से हाथी गुजरते रहते हैं, ठीक है। नियमित रूप से ट्रेन चालक दल और स्टेशन मास्टरों को संवेदनशील बनाना। इसके अलावा भी जैसे कि रास्ते बनाने की जब बात करी गई है तो जितनी भी वेजिटेशन है रेलवे लाइन के आजू बाजू दोनों तरफ उसको क्लियर कर दिया जाता है। डिप्टिंग ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफर इन रेलवे कंट्रोल ऑफिस टू लिएजन विद द रेलवे, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफर भी नियुक्त किए गए हैं ताकि रेलवे और फॉरेस्ट के बीच में मेलजोल हो सके। एंड हैव द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंगेज एलिफेंट ट्रैकर्स फॉर टाइमली एक्शन बाय अलर्टिंग स्टेशन मास्टर एंड लोकोमोटिव।